हेलो और एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रेप अल्पाइन के यूट्यूब चैनल पर। हमने प्रीलिम्स पावर प्रैक्टिस 2026 सीरीज को इंट्रोड्यूस किया है जिसमें हम हर एक सब्जेक्ट के जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं डिजाइंड ऑन एग्जैक्टली हाउ द यूपीएससी आस्क्स द क्वेश्चंस, उस पैटर्न पर डिजाइन क्वेश्चंस जो है वो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। 30 क्वेश्चंस लास्ट सेशन में हमने प्रैक्टिस किए थे फ्रॉम द अराइवल ऑफ द एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस इन इंडिया. Today's lecture is on expansion of British power in India, how the British entered India and then how they captured different states, whether it was Bengal, whether it was Marathas or Mysore or Sikh, each and everything we'll deal over here. So in the last lecture we saw that Battle of Plassey was there, Battle of Buxar was there, then Treaty of Allahabad which ceded the territories of Bengal, Bihar and Odisha, and today we will see that how the British expanded towards Mysore, Marathas and the Sikh kingdom. So let us start with the first question. पहला question है हमारा, match the following treaties with their respective Anglo-Mysore wars. The first treaty, Treaty of Madras, first war, Treaty of Madras, second war, Treaty of Mangalore, and third war, Treaty of Seringapatam. So the question is asking कि इनमें से कौन कौन से जो है वो सही मैच किए गए हैं. तो हम जानते हैं कि फर्स्ट जो ट्रीटी थी, अगर हम फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर की बात करें तो इट वाज बिटवीन हैदर अली एंड द ब्रिटिश, हैदर अली एंड द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द ब्रिटिश, मराठाज एंड निजाम. ये बात अलग है कि हैदर अली ने उसके बाद मराठास को जो है वो अपने साइड पर कर लिया था, बट स्टार्टिंग जो वॉर की हुई थी वो हैदर अली वर्सेस द ब्रिटिश हुई थी. सेकेंड वॉर की अगर हम बात करें तो सेकेंड वॉर जो हुआ था वो हैदर अली वर्सेस द ब्रिटिश था. इसी वॉर के बीच में अगर हम देखें तो हैदर अली जो है उनकी डेथ हो जाती है और टीपू सुल्तान टेक ओवर करते हैं. और थर्ड वॉर जो है हमारा वो टीपू सुल्तान वर्सेस जो ब्रिटिश थे उनका हुआ था, और टीपू सुल्तान जो है वो यहाँ पर हार जाते हैं, जिसके बाद टीपू सुल्तान जो है वो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन करते हैं एंड टीपू सुल्तान के दो बेटों को एज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिएशन ब्रिटिश जो है वो हॉस्टेज ले लेते हैं. तो अगर हम बात करें कि कौन कौन सी ट्रीटीज जो है वो सही मैच्ड है, तो तीनों ट्रीटीज ही जो है वो हमारे सही मैच्ड है. द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो है वो ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म होता है, सेकंड जो है वो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से खत्म होता है, एंड थर्ड जो है वो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से खत्म होता है, आफ्टर विच द मैसूर बिकेम अ सबऑर्डिनेट स्टेट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. इसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर व्हाट वाज द प्राइमरी प्रोविजन ऑफ द ट्रीटी ऑफ मद्रास. तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर जो कि ट्रीटी ऑफ मद्रास से खत्म हुआ उसका एक प्रोविजन क्या था. हैदर अली अग्रीड टू पे अ लार्ज वॉर इंडेमनिटी टू द ब्रिटिश एंड मैसूर प्लेज्ड अ म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट टू एड ईच अदर इफ अटैक्ड. Mysore ceded the Malabar coast to the East India Company, or the British recognized Wadeyar dynasty as the rightful rulers. So we have to understand कि जो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर था उसमें ब्रिटिश और हैदर अली दोनों ही इक्वल कंटेंडर्स थे. यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ था कि हैदर अली जो है वो एकदम कंप्लीट डिफीट जो है उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं. तो बी ऑप्शन जो है हमारा कि म्यूचुअली दोनों ने एक डिफेंस पैक्ट साइन किया कि एक दूसरे की मदद करेंगे जब भी जरूरत पड़े, ये हमारा आंसर हो जाएगा. Let's move to the next question. Under the Treaty of Seringapatam, what was the symbolic humiliation imposed on Tipu Sultan? Symbolically उनको कैसे humiliate किया गया? क्या उनको shift कर दिया गया? He was forced to move his capital to Bangalore. Two of his sons were handed over to the British as hostages. He was forced to accept a British resident at his court, or he was exiled to the island of Saint Helena. So ब्रिटिश जो थे वो टीपू सुल्तान हो या हैदर अली हो, इनके पावर से अच्छी तरह से वाकिफ थे. दे अंडरस्टूड दैट दे आर वेरी पावरफुल. उनकी आर्मी जो है वो वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी है, उनके पास प्रॉपर तरीके हैं, और टीपू सुल्तान के फ्रेंच एलाइज भी थे. तो ब्रिटिश और फ्रेंच वर हिस्टोरिकली राइवल्स. अगर हम यूरोप में देखें तो ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे वो मेन कंटेंडर्स थे टुवर्ड्स द यूरोपियन पावर. तो यहाँ पर टीपू सुल्तान को इस बात की सजा देने के लिए कि वो फ्रेंच के साथ कोलैबोरेशन में थे, उनके दो बेटों को हॉस्टेज के रूप में ब्रिटिश जो है वो लेकर के चले गए थे. मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द मराठा कन्फेडरेसी एट द एंड ऑफ the 18th century. So we all know that the Maratha state was established by Chhatrapati Shivaji Maharaj, but later
जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं मराठा स्टेट में हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलने लगते हैं। तो बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी यानी जब ब्रिटिश जो है वो अपना वर्चस्व स्थापित कर चुके हैं, अपनी सुप्रीमेसी को एस्टैब्लिश कर चुके हैं, उस टाइम पर क्या सिचुएशन थी मराठा कन्फेडरेसी की? वॉज इट अ सेंट्रलाइज स्टेट अंडर द एब्सोल्यूट रूल ऑफ पेशवा, a religious union of various warrior clans in western India? So we all know that it was not a religious union. A loose structure with Peshwa at Pune and various chiefs like Scindia and Holkar, or a tributary state under the Mughal emperor in Delhi? So obviously Mughal empire had also collapsed, so this is also not the answer. And centralized state, no, by the end of 18th century the Marathas were not a centralized state. It was a decentralized empire, basically a loose structure with Peshwa at Pune, और बहुत सारे चीफ्स थे जैसे सिंधियाज थे ग्वालियर के, पेशवा थे पूना में, होलकर्स थे इंदौर में, भोसलेस थे नागपुर में, एंड गायकवाड्स ऑफ बड़ौदा। Moving on, fifth question. The first Anglo-Maratha War was concluded by which of the following treaties? तो फर्स्ट एंग्लो-मराठा वॉर तब हुआ था जब पेशवा जो थे उनकी डेथ के बाद जो उनके अंकल थे रघुनाथ राव वो क्लेम करते हैं टेरिटरी को, और नहीं दिए जाने पर वो चले जाते हैं ब्रिटिशर्स के पास, और ब्रिटिशर्स के पास जब वो जाते हैं तो ब्रिटिशर्स उनको सपोर्ट करते हैं रघुनाथ राव को, और इसी वजह से जो फर्स्ट एंग्लो-मराठा वॉर है वो होता है। तो इसको कंक्लूड किस ट्रीटी से किया गया? जो ट्रीटी ऑफ सलबाई जो थी वो इसको कंक्लूड करती है इन 1782। ट्रीटी ऑफ सूरत इसको स्टार्ट करता है। ट्रीटी ऑफ सूरत इज एन अग्रीमेंट बिटवीन रघुनाथ राव एंड द ब्रिटिश अग्री टू सपोर्ट रघुनाथ राव, बट दिस ट्रीटी ऑफ सूरत इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कैलकाटा काउंसिल बिकॉज बॉम्बे काउंसिल हैड साइंड इट। सो अगेन देयर इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर, देन देयर इज ट्रीटी ऑफ बडगांव, एंड लास्टली देयर इज ट्रीटी ऑफ सलबाई व्हिच एंड्स द फर्स्ट एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट, एंड 20 इयर्स के लिए रिलेटिव पीस जो है वो दोनों पावर्स के बीच में रिस्टोर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the signing of which treaty in 1802 served as the immediate trigger for the second Anglo-Maratha war? Treaty of Devgaon, Treaty of Basain, Treaty of Surji Anjangaon, or Treaty of Pune? So Treaty of Basain was the treaty which served as a trigger for second Anglo-Maratha war, because this Treaty of Basain was signed by the Peshwa Bajirao II after he defeated Yashwant Rao Holkar, and Peshwa Bajirao accepted the subsidiary alliance by the British. So this subsidiary alliance was accepted in Treaty of Basain, एंड दिस ये जब सब्सिडियरी अलायंस जो है वो साइन हुआ तो मराठास कंसिडर्ड इज इट एज अ लॉस ऑफ देयर ओन सॉवरेंटी, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम से ही मराठास वर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पावर, एंड इमीडिएटली इफ दे कम अंडर द ब्रिटिश so this was a question to the Maratha pride. So many chiefs like Sindhyas, Bhosle, they did not support this and saw this as a betrayal and direct threat to Maratha Confederacy. Next question is, in the context of the third Anglo-Maratha war, what was the Pindari problem? So who were these Pindaris? What was the problem? This the question is asking. Was it a religious uprising in the Maratha heartland? Irregular raiders linked to Maratha chiefs who provided a pretext for British intervention, a succession dispute within the Gaikwad family, or a trade dispute over the collection of Chaut and Sardeshmukhi? So first of all, these Pindaris were mercenaries. They were mercenaries. Who are mercenaries? Who are paid to fight on behalf of you. तो जिनको आप पैसे देते हैं ताकि वो आपकी तरफ से लड़ाई कर सके। तो ये जो पिंडारीज थे ये मराठा की तरफ से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ते थे। So they were irregular raiders linked to Maratha chiefs who provided a pretext for British intervention. And third Anglo-Maratha war के एंड तक ये पिंडारी प्रॉब्लम जो है वो पूरे तरीके से ब्रिटिशर्स ने खत्म कर दी थी। Next question, with reference to the rise of Mysore in the 18th century, consider the following statements. Mysore, फिर से हम Anglo-Mysore wars की बात कर रहे हैं, हैदर अली और टीपू सुल्तान की। हैदर अली was a soldier of humble origins who became the de facto ruler. Yes, he was a soldier. वो किसी भी राजघराने फैमिली या डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते थे। He was a soldier. His father was a soldier, but he was so powerful. He became so powerful that he started being accepted as a de facto ruler. Secondly, he introduced modern artillery and disciplined troops, often using French expertise. Yes, he did it. He saw that the British were so efficient because they had modern artillery and discipline among the troops. So, French की मदद से उन्होंने अपनी आर्मी में भी ये चीजें जो है वो establish की. And last, Mysore's control over the Malabar coast
was a major strategic threat to British commercial interest. Yes, this is also true because the Britishers wanted to control all the coast, क्योंकि कोस्ट से ही सारा ट्रेड जो है वो होता था. तो अब ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए उनको कोस्ट को कंट्रोल करने की जरूरत थी. और अगर मलाबार कोस्ट जो है वो ब्रिटिशर्स मैसूर के कंट्रोल में चला जाता तो कहीं ना कहीं ये ब्रिटिशर्स के लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती उनके कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए. सो 1, 2 and 3 all are correct. Next question is, which of the following was not a reason for the failure of British in the first Anglo-Mysore War? So the first Anglo-Mysore War, we saw that it ended with the Treaty of Madras. The question is asking कि इसमें ब्रिटिशर्स के हारने का रीजन क्या नहीं था. Firstly, underestimating हैदर अली's leadership and Mysore's efficiency. Yes, they did it. ब्रिटिशर्स क्योंकि उनको हर जगह जीत मिलती गई थी तो उन्होंने हैदर अली की लीडरशिप को है उसको भी जो है बहुत अंडर एस्टिमेट किया था. तो ये तो रीजन था. Secondly, fragile coalition with Nizam and Marathas who defected. We saw this कि during the first Anglo-Mysore War there was an alliance between British, Nizam and Marathas. Nizam of Hyderabad. But what Hyder Ali does, Hyder Ali bribes the Marathas and the Marathas are now on Hyder Ali's side. So this happens ki fragile coalition. So this was also a region. Then the superior naval strength of Mysore which blocked British coastal supplies, or asymmetric warfare that eroded British strength without pitched battles. So it was not it was an asymmetric warfare. So this was also a reason. But this was not a reason. Though Hyder Ali had a strong navy, but it was obviously nowhere compared to the European or the British navy. So C option is our answer. This was not a direct reason because of which the British lost in the first Anglo-Mysore War. Next question is, the Mahe incident of 1779 is significant in Indian history because Mahe incident. So Mahe was a French territory and now they are asking ki why is this significant? What is the Mahe incident of 1779? Why is it significant? It led to the signing of Madras. It was the site where Tipu Sultan used his first rocket artillery. The British seizure of this French enclave where Hyder's protection provoked the second Anglo-Mysore War, or it marked the final defeat of the French in India. So the British and the French were at loggerheads in Europe. So when Europe and French entered the American Revolution, so British tried to capture the French territories in India, and Mahe was one such territory, and this was a direct trigger towards the second Anglo-Mysore War. So this is known as the Mahe incident of 1779. 11th question is, the third Anglo-Mysore War resulted in systematic weakening of Mysore's stature, and Tipu Sultan was diplomatic cornered by a tripartite alliance between the British, Marathas and the Nizam. Both the statements are correct. And third Anglo-Mysore War, we all know that after the third Anglo-Mysore War, Tipu Sultan जो है Treaty of Seringapatam साइन करते हैं और उनको जो है complete defeat accept करना पड़ता है. Even उनके दो बेटे जो है उनको hostage भी बना लिया जाता है and उनको फ्रेंच के साथ उनकी जो अलायंस थी उसको भी खत्म करने को बोला जाता है. ऑन द अदर हैंड वी सी दैट देयर इज एन अलायंस बिटवीन द ब्रिटिश, मराठास एंड निजाम. सो बोथ ए एंड आर ट्रू and R is the correct explanation of A. Next question is, consider the following factors regarding the fourth Anglo-Mysore War. First statement is, Lord Wellesley's first forward policy and subsidiary alliance system factors. Which are the factors? Lord Wellesley's forward policy and subsidiary alliance system, Tipu Sultan's contacts with revolutionary French and Napoleon, and Tipu Sultan's rejection of British authority. So all these three were the reasons for fourth Anglo-Mysore War. Wellesley started a forward policy and subsidiary alliance system which Mysore refused to accept. Then Tipu Sultan had contacts with the revolutionary French and Napoleon, and Tipu Sultan rejected the British suzerainty. So this happened and the war ended with the fall of Seringapatam on 4th May 1799. Tipu Sultan died defending his capital, and after this Mysore became a British protectorate after a subsidiary alliance.
Next question is which of the following features distinguish the Maratha Confederacy from the Kingdom of Mysore? Mysore was a militarized state while Marathas were purely an administrative body. Mysore was centralized under one leader while Marathas were organized as a confederacy of various chiefs. Marathas recognized the colonial threat early while Mysore did not. Mysore relied on British allies whereas the Marathas were supported by French. So we all know this is wrong. Marathas recognized the colonial threat early, Mysore did not. This is also wrong. And Mysore was militarized, Maratha purely administrative. This is also wrong. But this is correct. Mysore had one strong leader, be it Hyder Ali or Tipu Sultan, while Marathas had different confederacies. There were Holkars, Sindhyas, Bhosles, and others. Next question. With reference to the First Anglo-Maratha War, consider the following statements. It began due to a succession crisis after the death of Peshwa Madhav Rao. Yes, after the death of Peshwa Madhav Rao, his uncle started the claim towards the throne. His uncle started a claim towards the Peshwaship. So due to which he went to the British and asked their support. So yes, this was a reason. Second, the British Bombay Presidency supported Raghunath Rao via the Treaty of Surat. This is also correct. Madhav Rao के अंकल थे रघुनाथ राव और वही उन्होंने ही ब्रिटिश को अप्रोच किया था बॉम्बे काउंसिल को और बॉम्बे काउंसिल ने इस चीज को एक्सेप्ट किया था वाया द ट्रीटी ऑफ सूरत. देन कैलकाटा काउंसिल इनिशियली डिसअप्रूव्ड ऑफ द बॉम्बे प्रेसिडेंसीज एक्शन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज कैलकाटा काउंसिल वाज द सुपीरियर काउंसिल. कैलकाटा काउंसिल हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजंस एंड देयरफॉर they did not accept the decision of the Bombay Council. So 1, 2 and 3 all are correct. Next question is why did the Maratha chiefs Sindhya and Bhosle resist the Treaty of Basain? ट्रीटी ऑफ बसाइन हमने देखा था कि पेशवा बाजीराव सेकंड के द्वारा ये किया गया था एंड इसके थ्रू पेशवा बाजीराव सेकंड जो है उन्होंने ब्रिटिश का जो सब्सिडियरी अलायंस है उसको एक्सेप्ट कर लिया था. सो इसको सिंधिया और भोसले जो है वो रेजिस्ट क्यों कर रहे थे? दे वांटेड टू इंस्टॉल रघुनाथ राव एज पेशवा. दे व्यूड पेशवाज एक्सेप्टेंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस एज अ बिट्रेयल ऑफ मराठा सॉवरेंटी. द ब्रिटिश refused to protect them from यशवंतराव होलकर or they were in a secret alliance with the French to capture Delhi. So क्योंकि ये मराठा सॉवरेंटी के खिलाफ देखा जा रहा था, it was seen as a betrayal to the Maratha sovereignty, therefore they were not ready to accept this treaty. Next question is consider the following statements about the Second Anglo-Maratha War. Yashwantrao Holkar remained aloof during the initial phases of the war. Yes, this is true. The capture of Delhi placed the Mughal emperor under the company protection. So there is no involvement of Mughals in this. So this statement is not true. The Marathas were defeated primarily due to their lack of modern artillery. This is also not true. This is the Marathas did lack modern artillery, but this was not the primary reason. The primary reason was they were not well organized, जिसकी वजह से उनको हार का सामना जो है वो करना पड़ा था. So 1 and 2 both are correct. The capture of Delhi placed the Mughal emperor under company protection. This is also true. Next question. During the Third Anglo-Maratha War, the Battle of Koregaon is historically significant because Battle of Koregaon. It was a battle where the Peshwa finally surrendered to Sir Thomas Hislop. A small British force, including Mahar soldiers, resisted a much larger Maratha army. It led to the signing of the Treaty of Mandsaur by the Holkars, or it was the first time that the British used steam-powered transport in war. So this included a small British force resisted a much larger Maratha army. This is the reason why the Battle of Mahar or the site of Mahar, the Third Anglo-Maratha War, the Battle of Koregaon is famous. So what happens that in Koregaon, 800 British troops, which also included the soldiers from Mahar community, they successfully defended against 20,000 Marathas. So ये पूरा जो बॉम्बे नेटिव इन्फेंट्री थी जिसमें कि महर कम्युनिटी के भी लोग थे, उन्होंने 20,000 से भी ज्यादा मराठाओं के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ी थी, जिनको पेशवा बाजीराव सेकंड जो है वो लीड कर रहे थे. और ये जो साइट है जहां पर ये वॉर हुआ है कोरेगांव, यहाँ पर अब एक विक्ट्री पिलर भी जो है वो बनाया गया है जिसको हम विजय स्तंभ के नाम से जानते हैं. एंड डॉक्टर अंबेडकर जो है उन्होंने इस साइट को विजिट भी किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रीब्यूटेड टू द अनरावलिंग ऑफ द सिख एम्पायर आफ्टर 1839. मींस सिख एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट क्यों हो गया? द डेथ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह. यस, दिस वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस व्हाई द सिख एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड.
फैक्शनल राइवलरीज एंड कोर्ट इंट्रीग्स, तो ये तो हमको पता है कि मैक्सिमम जो डिसइंटीग्रेशन, मैक्सिमम जो हमारे एम्पायर्स का फॉल हुआ है इंडिया में आफ्टर द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, दैट वाज बिकॉज की इंटरनल यूनिटी जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती थी बिटवीन डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटीज. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू, एंड द पॉलिटिसाइजेशन ऑफ द डिसिप्लिन खालसा आर्मी, दिस इज ऑल्सो ट्रू. So 1, 2 and 3 all are correct. Next question is, स्टेटमेंट दिया गया है और उसके बारे में आपसे सवाल पूछा गया है कि these struggles represented a clash between indigenous polities striving to modernize and adapt and a corporate empire determined to monopolize revenues, markets and sovereignty. तो ये indigenous polities यानी जो इंडियन एम्पायर्स थे, इंडियन ग्रुप्स थे, उनकी बात हो रही है, और कॉर्पोरेट एम्पायर यानी ब्रिटिश की बात हो रही है. तो इन दिस कॉन्टेक्स्ट व्हाई वाज मैसूर कंसिडर्ड द मोस्ट फॉर्मिडेबल एडवर्सरी? क्योंकि इंडिजिनस पॉलिटीज जो थी उनके पास मॉडर्नाइजेशन नहीं था, वो अडेप्ट नहीं कर पा रहे थे नई टेक्नोलॉजीज को. तो एक तरफ वो थे और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट एम्पायर था जो डिटरमाइंड थे, ब्रिटिशर्स डिटरमाइंड थे कि उनको अपना रेवेन्यू जो है उस पर सिर्फ उनका अधिकार होना चाहिए, मार्केट्स पे सिर्फ उनका अधिकार होना चाहिए, और सॉवरेन पावर्स जो है वो उनके पास होने चाहिए. तो मैसूर अलग क्यों था? बिकॉज इट वॉज द ओनली स्टेट टू फॉर्म परमानेंट अलायंस विद द फ्रेंच, ऐसा कुछ नहीं है. बिकॉज इट वॉज कॉम्पैक्ट, मिलिटराइज्ड एंड रिफॉर्मिस्ट स्टेट whose rulers recognized the colonial threat early, because it possessed a large standing army than the Marathas and the British combined, this is also not true. Or because it was the only state that did not experience factionalism or internal betrayal, this is also not true. So because क्योंकि जो मैसूर आर्मी थी या मैसूर स्टेट था वो कॉम्पैक्ट था, मिलिटराइज था और रिफॉर्मिस्ट था, यानी चेंजेस लाने में वो देर नहीं कर रहे थे, कॉलोनियल थ्रेट को रिकॉग्नाइज कर चुके थे, दैट इज व्हाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में कुछ इवेंट्स दिए गए हैं और आपको उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना है. फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल अलायंस अगेंस्ट मैसूर, यानी ट्रिपल अलायंस में ब्रिटिश, मराठास और निजाम आ जाते हैं. हैदर अलीज लाइटिंग मार्च टू द गेट्स ऑफ मद्रास, हैदर अली ब्राइबिंग द मराठास टू ब्रेक द कोएलिशन और ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ Bangalore. So what happens ki first of all the Hyder Ali bribes the Marathas to break the coalition. Then there is a triple alliance against Mysore. First of all there is a triple alliance against Mysore. Then Hyder Ali bribes the Marathas to break the coalition. So this is first event. This is second event. After this, the British occupied Bangalore. This is the third event, and then the Hyder Ali marches towards the gates of Madras. So this is the fourth event. So one is 1. Then we have 4, 1, 4, and then we have 2, and then we have 3, and then we have 3, and then we have 2. So A will be our answer. Moving on, next, when did this happen? So Triple Alliance was formed in 1767. Hyder Ali bribed the Marathas in late 1767. British occupied Bangalore in 1768, and Hyder Ali marched to Madras in early 1769. Next question is, with reference to the Sikh Empire's fall, consider the following statements. The first Anglo-Sikh war resulted in the immediate and total annexation of Punjab. नो, द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, अगर यहाँ पर टोटल एनेक्सेशन हो ही जाता तो फिर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की जरूरत नहीं थी. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट. सो बेस्ड ऑन दैट वी कैन अराइव ऑन द आंसर, दैट इज 2 and 3, बट लेट अस लुक एट द अदर स्टेटमेंट्स. द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर एंडेड द पंजाब्स नॉमिनल सॉवरेंटी. यस, आफ्टर द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर थोड़ा मोड़ा सॉवरेंटी जो था वो सिखों के पास बच रही थी, लेकिन सेकेंड वॉर के बाद वो भी खत्म हो गई थी और पंजाब जो है वो कंप्लीटली ब्रिटिशर्स के अंडर आ गया था. एंड द ब्रिटिश massed troops along the Satluj frontier prior to the outbreak of the war. So all the 2 and 3 are correct. Next question, immediate trigger for the second Anglo-Sikh war in April 1848. Was it the execution of Maharaja Dalip Singh, the signing of Treaty of Lahore, the Multan uprising led by Diwan Mool Raj, or the crossing of Satluj by the Khalsa army? So this Multan uprising by Diwan Mool Raj, it was a kind of a tax war, or you can say a revenue war. So this was seen as an immediate trigger to the Britishers, and they started the second Anglo-Sikh war against the
Sikh. So the conflict began as a tax revolt in Multan, where Governor Diwan Mulraj resisted British interference and he killed 2 officers of the British. ये ब्रिटिशर्स से बर्दाश्त नहीं हुआ तो लोकल रिवेलियन जो है वो एक फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ट्रीटी कंक्लूडेड द एंग्लो नेपालीज वॉर इन 1816. तो इंडिया नेपाल रिलेशंस काफी ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि एंग्लो नेपालीज वॉर जो थी वो किस ट्रीटी से खत्म हुई थी. ट्रीटी ऑफ यांडबो, ट्रीटी ऑफ सुगौली, ट्रीटी ऑफ गंडमक और रावलपिंडी. सो ट्रीटी ऑफ सुगौली जो थी वो साइन किया गया था आफ्टर द एंड ऑफ द एंग्लो नेपालीज वॉर इन 1816 और इस ट्रीटी के तहत नेपाल ने अग्री किया था कि कुछ टेरिटरीज गढ़वाल और कुमाऊं रीजन्स जो है वो ब्रिटिशर्स को सीड कर देंगे. एंड दे ऑल्सो एक्सेप्टेड अ ब्रिटिश रेसिडेंट इन काठमांडू. नेपाल पूरा ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में नहीं आया था, बट कुमाऊं और गढ़वाल जो कि प्रेजेंट डे उत्तराखंड में हमको देखने को मिलते हैं वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में आ गया था. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू द फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. बैटल ऑफ मूडकी, नैरो ब्रिटिश विक्ट्री विद हेवी कैजुअलिटीज. बैटल ऑफ फिरोज शाह, ब्रिटिश फोर्सेज नियरली कोलैप्स but saved by Sikh in action. Battle of Sobraon, decisive Sikh victory leading to the British retreat. So which of the following are correct? So this is not correct because Battle of Sobraon में ब्रिटिशर्स नहीं हारे थे, सिख जो है उनकी हार जो है बहुत बड़ी हार यहाँ पर हुई थी. तो हम आंसर तो हमारा आ चुका है 1 and 2, बट यस बैटल ऑफ मूडकी में ब्रिटिशर्स जो थे वो उनकी जीत हुई थी, लेकिन कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा थी क्योंकि सिख आर्मी जो थी, खालसा आर्मी जो थी वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन थी और बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी थी. दूसरा, हम बैटल ऑफ फिरोज शाह की बात करें तो कहा जाता है कि यहाँ पर 2 सिख जनरल्स जिनका नाम था लाल सिंह और तेजा सिंह, उनके इनएक्शन की वजह से, क्योंकि वो एक्शन नहीं ले पाए या लेना नहीं चाहते थे, उसकी वजह से सिखों जो ब्रिटिशर्स थे उनको मौका मिल गया कि वो भाग सके या वो जो है यहाँ पर अटैक जो है वो कर सके. तो ड्यू टू विच इट इज सेड कि द लाल सिंह एंड तेजा सिंह दे defeated or they were defeated because they treachered the Sikh army. तो उनके ऊपर accusations जो है वो treachery के लगाए गए, but obviously there is no written proof for it कि उन्होंने जानबूझकर ये किया था या फिर इसको जो है वो गलती से ये चीज हुई थी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ सिग्निफिकेंट आउटकम ऑफ द सेकेंड एंग्लो सिख वॉर 1848-49. पंजाब वाज reduced to a client state under British resident. No, Punjab was completely annexed after the second Anglo-Sikh war. The Kohinoor diamond was seized and presented to Queen Victoria. Maharaj Dalip Singh was restored full sovereign power. No chance. The British agreed to withdraw all forces from the Trans-Satluj region. No chance. British do not agree to withdraw all the forces. So the Kohinoor diamond was seized and presented to Queen Victoria. So second Anglo-Sikh war जो है उसके बाद हुआ annexation of Punjab by Dalhousie and यहाँ पर साइन होता है Treaty of Lahore और महाराजा दलीप सिंह जो है वो सरेंडर कर देते हैं ब्रिटिशर्स के सामने और कोहिनूर डायमंड जो है वो भी ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाता है. फिर वो उसको इंग्लैंड लेकर के जाते हैं एंड फाइनली क्वीन विक्टोरिया को देते हैं. और इसी सेकेंड एंग्लो सिख वॉर के बाद हम देखते हैं कि सुकर चाकिया डायनेस्टी जो थी जिसकी शुरुआत जो है वो महाराजा रंजीत सिंह ने करी थी उसका एंड जो है वो हो गया और सॉवरेन सिख रूल जो कि रंजीत सिंह के द्वारा स्थापित किया गया था वो भी खत्म हो गया. Next question, which of the following statements is correct regarding policy of ring fence? So it was introduced by Warren Hastings to protect company territories. Yes, this is true. It aimed to create buffer states like Awadh to shield against Maratha and Afghan threats. तो ऐसे states create करना जो कि आपको जो एक्सटर्नल थ्रेट्स हैं उनसे शील्ड करेंगे. पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का यही वो एम था. एंड लास्टली कंपनी डिफेंडेड दीज टेरिटरी बफर स्टेट्स एट इट्स ओन एक्सपेंस विदाउट सीकिंग सब्सिडीज. तो कंपनी कभी भी अपने एक्सपेंस पे कुछ भी नहीं करती थी. तो फैक्चुअली ही ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है. तो 1 and 2 जो है हमारा वो सही हो जाएगा. पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस जो है वो वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा शुरू की गई थी. Next, in the context of British frontier policy, the Great Game primarily refers to the imperial rivalry between Britain and which other power? Great Game किसके किसके बीच की rivalry की बात करता है? फ्रांस, Qing dynasty of China, रशिया और the Konbaung dynasty of Burma. तो यूरोप और रशिया यानी ब्रिटिश और रशिया के जो वॉर था एक दूसरे के बीच में जो राइवलरी थी फॉर कॉलोनीज उसको हम ग्रेट गेम से के नाम से जानते हैं. और सबसे बड़ा जो कैजुअलिटी इनके बीच में होते थे वो होता था अफगान क्योंकि वो एक बफर टेरिटरी थी ब्रिटिश और रशियन टेरिटरी के बीच में.
Next question is assertion reason type. The Sikh empire was undone by court conspiracies despite the Khalsa army's discipline and courage. So yes, we see that there were court conspiracies in the Sikh empire. Key leaders like Lal Singh and Teja Singh allegedly colluded with the British during the first Anglo-Sikh war. This is also true. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. Next we have the policies of the British are given and you have to arrange in the chronological sequence. Policy of subordinate union, policy of subsidiary alliance, ring fence and non-interference. So first came the policy of ring fence. That is the policy of ring fence. This was introduced by Hastings. In this, buffer states were created. Then we have the policy of subsidiary alliance by Wellesley, जिसमें कि स्टेट्स जो है उनको अपने सब्सिडियरी रखा जाता था. देन कम्स द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस. इस टाइम पर ब्रिटिशर्स अपना जो एम्पायर है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो एक्सटर्नल स्टेट्स में इंटरफेयर नहीं करते थे. एंड लास्ट इज द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन विच वाज आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857. सो 3, 2, 4, 1 is our correct sequence. Last question is, under the terms of subsidiary alliance, an Indian ruler was required to subsidiary alliance के terms क्या थे? Maintain a permanent British force within his territory at his own expense. True. Cede territory if he defaulted on payments for the maintenance of British troops. True. Consult the British resident only on matters of religious and cultural importance. No, this is not true. On every matter, whether it is religious, cultural, foreign matters, economic matters. In fact, in religious और cultural matter आप नहीं भी consult करेंगे तो चलेगा, लेकिन foreign matters, economic matters, diplomatic matters, उसमें ब्रिटिश का consultants जो है वो important था. And lastly, bar on all non-British Europeans from his employment. This is also true. So 1, 2 and 4 is our answer. With this, we have completed 30 questions, 30 most probable questions, conceptual questions from the expansion of British into India. Like this, we will complete the other topics also. So if you want more such content, please subscribe to the channel and keep watching Prep Alpine. Thank you.